हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 में बीए का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है धंधा की व्यवस्था के स्वरूप। प्रस्तावना देखोगे आप कि समय के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई और विविधता आती गई। मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए या संतुष्ट करने के लिए असमर्थ था। उसे दूसरों की सहायता की आवश्यकता हुई। तत्पश्चात समाज में एक ऐसा वर्ग अस्तित्व में आया जो समाज के अलग अलग मानवों की आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए वस्तु, सेवा और मुद्रा के विनिमय करने में अपना समय और शक्ति खर्च करने लगा। यही वर्ग क्या कहलाने लगा? व्यापारी कहलाने लगा। क्रय और विक्रय की प्रवृत्ति के लिए उसने अलग अलग व्यवस्थाएं की। इस प्रकार धंधा की व्यवस्था के विविध स्वरूप जैसे व्यक्तिगत मालिकी, साझेदारी, हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा संचालित धंधा, सहकारी मंडली और जॉइंट स्टॉक कंपनी जैसे स्वरूप क्रमशः अस्तित्व में आते गए। व्यक्तिगत मालिकी धंधा की व्यवस्था के दूसरे मालिकी का स्वरूप सबसे प्राचीन और सरल है। यह स्वरूप में व्यापार धंधा के उद्गम काल से ही अस्तित्व में है। तीव्रता से परिवर्तित होते विश्व में व्यापार धंधा के स्वरूप अस्तित्व में आए और विकसित हुए। फिर भी यह प्राचीन और सरल प्रथा आज भी विद्यमान है, जो कि व्यक्तिगत मालिकी कहलाती है। इसका अर्थ देखेंगे हम लोग। व्यक्तिगत मालिकी यह एक इस प्रकार का स्वरूप है कि जिसकी मालिकी, संचालन और नियंत्रण एक व्यक्ति का होता है। एक ही व्यक्ति पूंजी विनियोग करता है और धंधा प्रारंभ करता है और धंधे के कार्य जैसे कि क्रय विक्रय स्वयं ही संभालता है तथा उसके परिणाम जो भी हो, लाभ हो चाहे हानि हो, वह स्वयं ही उठाता है। लुइस हेनरिना के मतानुसार एकाकी व्यापार व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसके शिखर पर एक ही व्यक्ति विराजमान है, जो उत्तरदायी है, धंधा के कार्यों को निर्देशित करता है और अकेले ही निष्फलता के जोखिम को उठाता है। इस परिभाषा को समझा जा सकता है कि एकाकी व्यापार या व्यक्तिगत मालिक अकेला ही समग्र रूप से उत्तरदायी है। संपूर्ण व्यापार उसके मार्गदर्शन के अंतर्गत चलता है और व्यापार में हानि हो या दिवालिया हो, इसका जोखिम भी उसके सिर पर ही होता है। अभी हम देखेंगे कि व्यक्तिगत मालिकी के लक्षण क्या है। पहला लक्षण है स्थापना की सरलता। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना करना बहुत सरल है, क्योंकि इसमें कोई कानूनी उलझन नहीं होती है। वैध व्यापार कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर प्रारंभ कभी भी कर सकता है। दूसरा इसका लक्षण है पूंजी। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक स्वयं पूंजी लगाता है। यदि उसे पूंजी कम लगती है तो धन उधार लेकर धंधा में लगा सकता है। इस उधार के द्रव्य को वापस करने का दायित्व उसी मालिक का होता है। तीसरा इसका लक्षण है व्यवस्था शक्ति। व्यक्तिगत मालिक स्वयं ही धंधा का व्यवस्थापक होता है। सामान्य रूप से मालिक स्वयं ही क्रय विक्रय, वसूली, हिसाब, कामकाज और अन्य व्यवस्था संभालता है। वह स्वयं ही धंधा का मालिक है और स्वयं ही उसका संचालक होता है। आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्य या संबंधियों या वेतनभोगी व्यक्ति की सहायता उसके द्वारा ली जा सकती है। अगला लक्षण है कार्य स्वतंत्रता और शीघ्र निर्णय। व्यक्तिगत मालिक धंधे से मुक्त वातावरण का अनुभव करता है। धंधा के कार्य अपनी सूझबूझ तथा योग्यता के अनुसार संपूर्ण स्वतंत्रता से करता है और स्वयं ही मालिक होने से शीघ्र और सरलता से निर्णय ले सकता है। अगला है उसका लक्षण दायित्व। व्यक्तिगत मालिक का देना चुकाने का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व अर्थात पीढ़ी का देना चुकाने के लिए लेनदार मालिक की निजी संपत्ति पर भी दावा कर सकता है। अन्य प्रकार से कहा जाए कि मालिक को धंधा में हानि हो, धंधा का ऋण बढ़ता जाए और धंधा की संपत्ति ऋण चुकाने के लिए अपूर्ण हो, तो धंधा के मालिक को निजी संपत्ति में से अतिरिक्त ऋण पूर्ण रूप से चुकाने का दायित्व बनता है। अर्थात यदि किसी
व्यापारी ने एकाकी व्यापार शुरू किया है और उसमें वह लगातार नुकसान में जा रहा है, तो वह क्या कर सकता है, उस ऋण को चुकाने के लिए धंधे में जितनी संपत्ति है उसे बेचकर उसे वह ऋण चुकाना होगा। यदि फिर भी यदि ऋण देना बाकी है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा और उसे खुद की संपत्ति को बेचकर भी ऋण को चुकाना होगा। नेक्स्ट लक्षण है रहस्यों की गुप्तता। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापारी अपने धंधे का एकमात्र अकेला मालिक होता है। वह रहस्यों या किसी भी जानकारियों को पर्सनल गुप्त रख सकता है। अगला है निजी संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित होने के कारण ग्राहकों के साथ निजी संपर्क रखा जा सकता है। ग्राहकों की परिवर्तित होती अभिरुचि, आवश्यकताओं, फैशन, मांग आदि पर ध्यान देकर ग्राहकों को अधिक संतोष दिया जा सकता है। मतलब कि ग्राहकों की रुचि के अनुसार उन्हें माल बेचा जा सकता है। नेक्स्ट लक्षण है मालिकी और संचालन का ऐक्य। व्यक्तिगत मालिकी में जो मालिक होता है वही संचालक होता है, इसलिए मालिक और संचालक में ऐक्य होती है, मतलब कि एकता होती है। अन्य विविध धंधाकीय संस्थाओं में मालिक और संचालक अलग अलग होते हैं, जिसका असर धंधे पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार अभी हमने पढ़ लिए इसके लक्षण। अभी हम देखेंगे इसके क्या लाभ होते हैं। एकाकी व्यापार के लाभ। पहला है सरल स्थापना विधि। व्यक्तिगत मालिकी की स्थापना विधि अत्यंत सरल है। इस प्रथा में किसी प्रकार के दस्तावेज तैयार नहीं करने होते हैं। कानून की कोई अटपटी या जटिल विधि से गुजरना नहीं होता है। अन्य पूंजी वाला, अशिक्षित या सामान्य कुशलता वाला व्यक्ति भी यह धंधा प्रारंभ कर सकता है। दूसरा है इसका लाभ अल्प पूंजी, मतलब कि कम पूंजी में भी यह व्यापार शुरू किया जा सकता है। और व्यक्तिगत मालिकी का महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि इसे कम से कम पूंजी में भी इसको शुरू किया जा सकता है। अगला है रहस्यों की गुप्तता। एकाकी व्यापार में एक अकेला ही व्यक्ति इसे शुरू करता है, इसको संभालता है, इसीलिए इसमें रहस्य जो होते हैं वह गुप्त होते हैं, जो जानकारियाँ होती है वह गुप्त रहती है, तो इसका लाभ लिया जा सकता है। अगला है शीघ्र निर्णय। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति मालिक होता है, वही सभी बातों पर ध्यान देता है, इसीलिए वह क्या कर सकता है, सभी बातों की जानकारी रखता है, इसीलिए वह तुरंत निर्णय ले सकता है। अगला है व्यक्तिगत संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी में मालिक ही धंधे का मालिक भी होता है और संचालक भी होता है, और वही व्यक्ति कर्मचारी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। तो इसीलिए वह क्या कर सकता है कि हेलो मोटो, इसमें जो ग्राहकों की फैशन का, ग्राहकों की रुचि का ध्यान रखा जा सकता है और उनसे संपर्क रखा जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। अगला है परिवर्तनशीलता। व्यक्तिगत मालिकी में परिवर्तित संयोगों के साथ साथ मालिक अपने व्यापार में आवश्यक परिवर्तन बहुत ही सरलता से कर सकता है। शीघ्र निर्णय और सतत जागृति के कारण धंधा में परिवर्तनशीलता लाई जा सकती है। एकाकी व्यापार का अगला लाभ है कर का अल्प बोझ। व्यक्तिगत मालिकी के धंधा की आय मालिक की होती है, अर्थात उस पर व्यक्ति द्वारा करने वाली आयकर की दर लागू होती है। सामान्य रूप से व्यक्तिगत मालिकी के धंधा का कर लघु होने से आय कम होती है, जिससे कर का बोझ भी कम होता है। अगला है अल्प कानूनी नियंत्रण। व्यापार व्यवस्था के अन्य स्वरूपों की तुलना में व्यक्तिगत मालिकी पर कानूनी नियंत्रण कम होते हैं। पूंजी के कमी वृद्धि करने के लिए किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। धंधा का कद सीमित होने से कानूनी नियंत्रण कम होता है। एकाकी व्यापार के लक्षण और लाभ होने के साथ साथ कुछ सीमाएं भी हैं।
क्योंकि हर इसकी कुछ सीमा होती है। तो पहली सीमा है सीमित पूंजी। अल्प पूंजी से व्यापार किया जा सकता है, यह व्यक्तिगत मालिकी का विशिष्ट लाभ है। तो साथ ही उसकी मर्यादा भी बन जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद व्यापारी इकाई का कद विस्तृत होता जा रहा है। इसके लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का कार्य मालिक के लिए संभव नहीं होता है। बड़े पैमाने पर कच्चा माल खरीदना, यंत्र खरीदना और माल के संग्रह की क्षमता व्यक्तिगत मालिकी के स्वरूप में नहीं होता है। तो यह इसकी सीमा है कि अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है तो वह जल्दी से बढ़ा नहीं सकता है। अगला है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी का दायित्व असीमित होता है, इसीलिए वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। यदि धंधा की संपत्ति और लेना की तुलना में धंधा का देना बढ़ जाए तो उसे अपनी व्यक्तिगत मतलब कि स्वयं की संपत्ति को बेचकर भी धंधे का ऋण को क्या करना होता है, चुकाना पड़ता है। इसी प्रकार धंधा का जोखिम मालिकी को स्वयं ही उठाना पड़ता है। तीसरी सीमा है इसकी अल्प आयु। धंधे के मालिक की मृत्यु हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए अथवा पागल हो जाए तो ऐसे संयोगों में धंधे का अंत भी हो सकता है। उसके उत्तराधिकारियों में धंधा चलाने की योग्यता का अभाव हो तो संभव है कि व्यापार दुर्बल हो जाए और विविध संयोगों में बंद भी हो सकता है। अर्थात एकाकी व्यापार की आयु कैसी होती है, सीमित होती है। अगली सीमा है सीमित कार्यक्षमता। व्यक्तिगत मालिकी में संस्था की नीति निश्चित करने के लिए मालिक उत्तरदायी होता है। प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की सीमा होती है। मालिक स्वयं संचालक होने से भले ही कितना बुद्धिशाली हो तो भी वह बहुत सी मर्यादाएं अवरोध रूप होती है। आधुनिक युग में धंधा के लिए विविध प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत मालिकी में अन्य धंधादारी व्यक्तियों के साथ विचारों के आदान प्रदान की संभावना न होने के कारण इसका विकास सीमित होता है। नेक्स्ट है निर्णयों में भूल की संभावना। व्यक्तिगत मालिक धंधा के सभी निर्णय स्वयं ही लेता है। उसे दूसरे के अनुभव या किसी के विशिष्ट ज्ञान या बुद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, जिससे व्यापारी भले ही कितना प्रवीण और कुशल क्यों न हो, भले उसके व्यक्तिगत निर्णय कई बार जल्दबाजी में गलत और क्षतियुक्त होने से व्यापार के लिए गलत भी साबित होते हैं। अगला है विशाल पैमाने पर व्यापार के लाभ का अभाव। व्यक्तिगत मालिकी में मर्यादित पूंजी के कारण व्यापार सीमित रहता है। असीमित दायित्व के कारण व्यापारी बड़ा साहस करने के लिए तैयार नहीं होता। लघु पैमाने पर क्रय विक्रय होने से विशाल पैमाने पर होने वाले क्रय विक्रय का लाभ वह प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा, एकाकी व्यापार के लक्षण, लाभ और उसकी मर्यादाएं। नेक्स्ट टॉपिक होगा हिंदू अविभक्त परिवार।